नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आगामी परीक्षाओं के लिए आप तत्पर होंगे। तो चलिए, हमने जो सीरीज चलाई थी उत्तराखंड टिहरी रियासत के बारे में, आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज राजा भवानी शाह के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने सुदर्शन शाह के बारे में बात किया, किस तरीके से राजा ने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस तरीके से उन्होंने एक नई रियासत की स्थापना की थी, किस तरीके से उन्हें अंग्रेज़ों के साथ समझौता करना पड़ा। तो आज जब राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है 6 जून 1859 को, उसके पश्चात उनके जो पुत्र थे भवानी शाह बड़े पुत्र थे इसलिए, और इस सुदर्शन शाह का विवाह कांगड़ा के कटौच वंशीय जो राजा थे राजा संसार चंद की 2 राजकुमारियों के साथ, मैंने आपको बताया था 1826 में इनका विवाह हुआ था। एक पत्नी का नाम था गुण देवी और दूसरा का नाम क्या था, खनेटी। गुण देवी के जो पुत्र थे वो भवानी शाह थे और खनेटी के जो पुत्र थे वो शेर शाह थे। तो छोटी माता खनेटी चाहती है कि मेरा पुत्र क्या बने, शेर शाह शासक बने। लेकिन होता क्या है, राजतंत्र का एक नियम है कि बड़ा पुत्र ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। शेरशाह योग्य शासक भी नहीं था, योग्य भी नहीं था। किताबों में बहुत ज़्यादा व्याख्यान इनका भी नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 9 महीने तक शेरशाह ने शासन किया, लेकिन ये बिल्कुल भी नगण्य है, कहीं पर भी इनका सीरीज में जिक्र नहीं होता है। लेकिन 9 महीने बाद जब जनता ने इसका विरोध किया, तत्पश्चात ये माना जाता है कि उस टाइम पे जो हमारे कुमाऊं के कमिश्नर थे वो रेमजे महोदय थे। रेमजे स्वयं टिहरी आकर के शेरशाह को बंदी बना दिया, कारागार में डाल दिया और अपने हाथों से ही क्या किया, भवानी शाह का राज्याभिषेक किया। इसलिए दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में एक राजा जिसका राज्याभिषेक करने कोई अंग्रेज आ रहा है, कोई कमिश्नर आ रहा है, वो भवानी शाह है। अब भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। भवानी शाह बिल्कुल साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और प्रताप शाह, अगर हम लोग बात करें, प्रताप शाह संगीत प्रेमी राजा थे। तो एक पॉइंट हम दोनों के बारे में यहीं पे याद कर लेते हैं। आगे देखो पॉइंट बाय पॉइंट याद कैसे करना है, एक कहानी के तौर पे, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा जटिल ये विषय होगा, याद करने में बहुत ज़्यादा है। मैंने लिख इसलिए दिया है कि कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए यहाँ पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, रेंजे टिहरी आ गया। अब रेंजे जब टिहरी आएंगे तो कुछ ना कुछ, कोई भी चाहे मंत्री हो या कोई भी शासक कहीं जाता है, कोई उच्च अधिकारी अगर निम्न अधिकारी के वहाँ, तो कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बोलेंगे। तो रेंजे भी क्या करता है, टिहरी आकर के वहाँ पे क्या क्या बोलेगा, एक व्यवस्था कराएगा। यानी एक तरीके से उन्होंने क्या करा दी थी, एक भू बंदोबस्त करवाते हैं, जिस भू बंदोबस्त का नाम क्या बोला, 12 आना बीसी। मेरे दोस्तों, 12 आना बीसी। अब कई बार ये मुझे प्रश्न पूछा जा चुका है, जब कक्षाओं में था तब भी ये प्रश्न पूछते थे कि 12 आना बीसी रेंजे ने चलाया या भवानी शाह ने चलाया। तो ये 12 आना बीसी मेरे दोस्तों टिहरी रियासत में चलाया गया था, जो रेंजे के सहयोग से, रेंजे के कहने से किसने चलाया था, भवानी शाह ने। अब देखिए, अगर बात आती है ऑप्शन किस तरीके से बनते हैं, या तो वो क्या देगा, 12 आना बीसी व्यवस्था चलाई गई ट्रेल के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, रेंजे के द्वारा, बैटन के द्वारा, या तो वो उधर ही के ऑप्शन बनाता है, या तो बनाएगा यहाँ के भवानी शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, या इस प्रकार से ऑप्शन बनाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1862 में देवप्रयाग में क्या किया था, संस्कृत हिंदी की एक पाठशाला खोली, जो राज्य की, अगर हम लोग पहली पाठशाला की बात करें, 1862 में भवानी शाह के द्वारा ही खोली गई थी। जब यहाँ पे दोस्तों देवप्रयाग का जिक्र होता है तब हम बात करेंगे, यहाँ पे देवप्रयाग में द्रविड़ शैली का श्री रघुनाथ मंदिर है। द्रविड़ शैली का क्या है, श्री रघुनाथ मंदिर है। दूसरी बात, देवप्रयाग में नक्षत्र वैधशाला है, हिमालय नक्षत्र वैधशाला है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे
साथ साथ में इन्हें भी याद कर लीजिए। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, जो कि कहाँ पे आपका देवप्रयाग में। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एक निर्माणाधीन जो बन रहा है वो भी आपका देवप्रयाग में है। देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देवप्रयाग एक नदी है जहाँ पे भागीरथी भिलंगना का संगम, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ये क्षेत्र आधा टिहरी गढ़वाल में पड़ता है और आधा आपका कहाँ पे पड़ेगा? पौड़ी में पड़ता है। ये आपको ध्यान देना। अगर नदी पार की बात करें उधर पौड़ी हो गया, और इधर की बात करें तो इधर क्या हो गया आपका? टिहरी हो गया। आगे हम बात करेंगे, इन्हीं के शासनकाल में ये माना जाता है कि हरिद्वार में गंगा जल का विक्रय प्रारंभ होने लगा था। हरिद्वार में गंगा जल का विक्रय एक पॉइंट है, तो हरिद्वार में गंगा जल का विक्रय प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? इतना तो ये भी आपको याद रखना है, राजा भवानी शाह में। अगला पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 600 जवानों की एक पलटन बनाई गई, और 600 जवानों की पलटन कई कई की पुस्तकों में अलग अलग भी दिया गया होगा, और बहुत ज़्यादा व्याख्या इनकी यहाँ पे नहीं है। और अगला लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इन्हें दानवीर की उपाधि भी दी गई थी। अब क्यों इतिहासकारों ने दिया? क्योंकि पुस्तकों में अगर हमें पॉइंट मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये राजा भवानी शाह के शासनकाल की महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब हम आगे बात करेंगे, पॉइंट पॉइंट याद करते रहिए, सफलता निश्चित मिलती है अगर आप लोग सहयोग और साथ देंगे तो नए नए तरीके से आपको मैटर बताया जाएगा। अभी इसी तरीके से जो लोग पढ़ रहे हैं निश्चित आपकी सफलता होगी, ये ध्यान देना। अभी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में हम लोग इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा मैटर आपको दिया जाए। क्योंकि देखिए मैंने कहा होता क्या है, ऑनलाइन वीडियो में एक राजा के बारे में होता है, उसके बाद उसका बीच का पूरा मैटर गायब होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे पता नहीं कभी एक टॉपिक बाय टॉपिक इस तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब पे दिए रहते हैं। तो हमारा प्रयास है पूरा बेहतर मैटर हम आपको कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया जाए ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिले और कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन इसमें ना हो। अब हम बात करेंगे राजा, मैंने जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो से आप लोग आगे बढ़िए, तभी क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा। मैंने ये याद कराया था एक ट्रिक के माध्यम से। एक एक वीडियो को एक एक दिन देखिए, चाहे आप कभी भी वीडियो देखेंगे लेकिन पहले से ही स्टार्ट कीजिएगा, ये मेरी आपको राय है ताकि याद करने में आसानी रहती है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे राजा प्रताप शाह के बारे में, सबसे पहले प्रताप शाह, देखिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा। अगर हम प्रताप शाह के बारे में बात करेंगे, 20 वर्ष की अवस्था में ये राजा बने थे, और सर्वप्रथम ये माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य को 22 पट्टियों में विभाजित किया। मैंने आपको कहा था 1920 के बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड राज्य में यहाँ पे 80 पट्टियाँ हो जाती है, लेकिन इनके टाइम पे 22 पट्टियाँ, इन्होंने टिहरी को 22 पट्टियों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। ये ध्यान देना। इनके जो सलाहकार थे, क्योंकि कम आयु थी तो सलाहकार भी होंगे, तो इनके जो सलाहकार थे ये याद रखना, सलाहकार थे इनके बद्रीदत्त पेन्युली, और इनकी राजमाता जो बार बार इससे पहले भी एक मिलान करने के लिए आया था, इनकी राजमाता गुलेरिया थी, ठीक है, और जो इनके सलाहकार थे वो बद्रीदत्त पेन्युली थे। प्रताप शाह दोस्तों ये याद रखिएगा, अपने आप में विद्वान राजा थे, कई भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। अगर हम लोग आज बात करें एक दो भाषाओं में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, अपनी तो गढ़वाली इस क्षेत्र की, और साथ ही साथ संस्कृत, अन्य भाषाओं के भी ये क्या थे, ज्ञाता थे। बड़ा संघर्षमय ब्रिटिश शासन काल में ये जीवन काल उनका रहा होगा, क्योंकि बितानी सत्ता के टाइम पे चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, उस टाइम पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। अब हम बात करेंगे, इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी 1883 में। 1883 में मेरे दोस्तों इन्होंने, प्रताप शाह ने क्या किया, राज्य में पहली बार एक क्या किया था, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। प्राथमिक पाठशाला थी, ये प्राइमरी था, ये याद रखना, ये प्राइमरी स्कूल था मेरे दोस्तों। 1883 में इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। इसी अंग्रेजी स्कूल को आगे जा कर के कीर्ति शाह इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नाम प्रताप हाई स्कूल रखा जाता है, और उसी को आगे नरेंद्र शाह उच्चीकृत करके प्रताप इंटर कॉलेज उसका नाम रख देते हैं, जो आज भी टिहरी में है, ये याद रखिएगा, प्रताप शाह के नाम पर।
अब इन्होंने अंग्रेजी स्कूल तो खोल दिया, अंग्रेजी स्कूल का, इसलिए इन्हें उत्तराखंड में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भी किया। तो प्रताप शाह को उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। यही ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था। भले ही आसान प्रश्न था, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे हो सकता है इसके विपरीत यहीं आसपास का प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछ दे। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रताप शाह को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। और अगर हम उत्तराखंड के बारे, भारत के बारे में बात करें तो भारत में लॉर्ड मैकाले हुए मेरे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले, जिनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है, जिनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। किसे? लॉर्ड मैकाले को। दोस्तों आगे बात करेंगे 1873 में, अगला पॉइंट ये याद रखिए, 1873 में इन्होंने एक भू व्यवस्था कराई। देखो राजा आ रहे हैं तो वो अपने अपने तरीके से भू व्यवस्था, यानी एक तरीके से हम लैंड सेटलमेंट जिसे कहेंगे, एक प्लानिंग जिसे कहेंगे, कि राज्य की आय कैसे हो। मैंने आपको सुदर्शन शाह के टाइम पे बताया था, सुदर्शन शाह ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, 7/8 प्लस आपका 1/8 कर दिया था। ये 7/8 क्या करते थे, ये नगद लेता था, क्योंकि 8% कर, और 1/8 क्या कर देते थे, ये अन्न के रूप में लेते थे। तो इस प्रकार से सुदर्शन शाह की व्यवस्था हुई थी। और हम लोग बात करेंगे, इन्होंने भी एक व्यवस्था कराई 1873 में, इंपॉर्टेंट कर देना, जिसे ज्यूला पैमाइश कहा मेरे दोस्तों। यह पहली बार उत्तराखंड के शासन में और उत्तराखंड के इतिहास में जो क्या था, रजिस्ट्री व्यवस्था पर आधारित था। इसलिए ये अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है कि 1873 का जो भू व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी, ज्यूला पैमाइश था, रजिस्ट्री पर आधारित था। आगे हम बात करेंगे रवाई, टकनौर और देवप्रयाग में थानों का निर्माण करवाए, यानी कहीं ना कहीं पुलिस चौकियों और पुलिस का व्यवस्था का भी प्रवेश हो रहा है। इसी टाइम पे ये माना जाता है राजस्व पुलिस व्यवस्था भी इन्हीं के शासनकाल में 1874 में इस उत्तराखंड में, इस टिहरी रियासत की अगर हम बात करें, या पूरे उत्तराखंड के 61% भूभाग पर क्या था, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ये प्रश्न भी आ चुका है, ये प्रश्न भी आ चुका है। प्रताप शाह का ही वो शासनकाल है। 1874 में अपने नाम पर मेरे दोस्तों, 1877 में 1877 में अपने नाम पर क्या कर दिया, एक नगर की स्थापना कर दिया, जिसे प्रताप नगर कहा, और वहाँ राजधानी को ले जाते हैं। अब राजा आएंगे, इसके बाद राजा आएंगे, अपने नाम पे नगरों की स्थापना करेंगे, वहाँ राजधानी ले जाते हैं। भले ही मुख्य टिहरी में ही रहती है, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन शीतकालीन इस प्रकार से व्यवस्था बना देते हैं। लेकिन कोई भी राजा आएगा वो अपने नाम पे नगर बनाएगा, वहाँ पे राजधानी स्थानांतरित करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, इन्होंने राजस्व पुलिस व्यवस्था, अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्व पुलिस व्यवस्था के जो उत्तराखंड में अगर हम लोग जन्मदाता, अगर उत्तराखंड में किस राजा के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था या उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता अगर हम लोग मानेंगे तो वो प्रताप शाह ही है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत के बारे में, भारत में जो पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये जरूर आप नोट कीजिए, कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है, और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। आगे बात करेंगे राज्य में पुलिस व्यवस्था की, ये पॉइंट हो गया, राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात की, वही आपका हो गया। अगली हम बात करेंगे टिहरी श्रीनगर और टिहरी मसूरी राजमार्गों पर इन्होंने विश्राम गृह बनवाए थे, ये याद रखना। विश्राम गृह से एक प्रश्न जरूर यहाँ पे आता है, ये याद रखिएगा। अगर चलो इस पॉइंट को हम अगला ही टॉपिक पे लाएंगे। अगली 1885 में राजमाता गुलेरिया, मैंने आपको पहले ही कहा था इनकी राजमाता गुलेरिया की सलाह पर इन्होंने राज्य में कुछ कुप्रथाएं को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था जहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि जगह जगह इन्होंने क्या किए थे, राजमार्गों पर विश्राम गृह बनवाए। कुमाऊं में अगर हम लोग बात करें, जिसे जसूली सोक्यानी के नाम से जाना जाता है, जसूली सोक्यानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये पिथौरागढ़ से संबंधित थे, और ये भी ये माना जाता है उस टाइम पे कि कुमाऊं के कई राजमार्गों पर क्या किया था इन्होंने,
जो विश्राम गृह बनवाए थे, विश्राम गृहों की स्थापना की थी किसने? जसूली सोक्यानी ने। इनके मैं इसलिए इस टॉपिक पे जिक्र नहीं कर रहा था कि आगे हम इन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन जसूली सोक्यानी का संबंध कहाँ से? पिथौरागढ़ से। दानवीर था, अपने धन का जितना भी था वो दान कर दिया, विश्राम गृह बनवाए जो आज भी कुमाऊं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक वीडियो हम इसी प्रकार से आपके सामने लाएंगे, तो ये याद रखिए, जिन लोगों ने, जो लोग अभी चैनल के साथ नहीं जुड़े, कृपया जुड़ जाइए। आने वाले टाइम पे हम बेहतर मैटर आपको देंगे, ये जरूर ध्यान दीजिए। 1885 में राजमाता ने खेण, पाला और बेगार जैसी प्रथाओं, खेड़ पाला और विषा नामक कुप्रथाओं को क्या कर दिया? समाप्त किया था। ये खेण क्या था ये याद रखिए। ये खेण एक तरीके से हम लोग बात करें बेगार था, एक तरीके से राज दरबार में अगर हम लोग बात करें, राजा के वहाँ जाना, निःशुल्क कार्य करना, ये एक प्रथा बनी हुई थी। पाला अगर हम इस तरीके से बात करें कि राजा के दरबार में दूध दही ले जाना, वो देना पड़ता था, जैसे भी मंदिरों में चढ़ाते, ये याद रखिए। विषा एक तरीके से अन्न कर हम लोग बात करेंगे, तो ये अपने आप में ये जो प्रथाएं थी ये राजा प्रताप शाह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और राजमाता गुलेरिया के सहयोग से इन प्रथाओं का मेरे दोस्तों समाप्त कर दिया था। इन प्रथाओं को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। दलितों को भूमि दान देने और दलित दासों के जो विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था, वो याद रखिए राजा प्रताप शाह ही, यानी राज्य में कहीं ना कहीं जो दलित लोग थे अपने राज्य में उनको भूमि दी, उनको आवास दिया, उनको बसाने का प्रयास किया, उनको कार्य विभाजन किया और साथ ही साथ जो भी उनके विक्रय थे वो भी क्या किया था, उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। आपको कमेंट जरूर करना है, जो लोग कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि उत्तराखंड भारत में जो दास प्रथा का जो अंत किया था वो किसने किया था और कब किया था, ये कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला है, टिहरी में एक सुंदर न्यायालय भवन बनाया था। यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है, जिसे चीफ कोर्ट कहा, ये ध्यान देना, जिसे चीफ कोर्ट कहा, यानी न्यायालय के बारे में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे न्यायालय की भी बात आ गई है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि टिहरी रियासत में, ये हमने लास्ट पॉइंट राजस्व पुलिस व्यवस्था वाला आपको बता दिया है। एक फैक्ट, कुछ पॉइंट अगर छूटते हैं तो एक टेस्ट जैसे ही ये कंप्लीट होता है, एक टेस्ट इसके लास्ट में प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक चैप्टर के ख़त्म होने पर हम एक 50 नंबर का टेस्ट लाएंगे, जिसमें आपको अपना मूल्यांकन करना है। जो लोग नए हैं जरूर आप लोग धैर्य और ध्यान के साथ पढ़िए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने नंबर भी यहाँ पे दिया, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ये ध्यान देना। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग धैर्य ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।